तो मैंने एक हदीस पढ़ी कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। ये लफ्ज़ मैंने आज भी नेट पर पढ़ा हुआ है। ठीक है। ग्रुप पे चलाया गया कि मौलाना अंसार रज़ा ने कहा है कि गाय के मुंह में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। कि मैं वो आदमी हूँ कि मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियाँ हों। हमने ना तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट किया, जो हक बात रही वो हमने बात कही। लेकिन मसला ये है कि एक गरीब आदमी को उठता हुआ देखना नहीं चाहते ये लोग। हम साफ गो आदमी हैं, हमें कतई जान की परवाह नहीं है, जिसको गोली मारना हो वो गोली मार दे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अंसार रज़ा साहब। इनके बारे में आपने बहुत बातें सुनी होंगी। टीवी डिबेट में जाते हैं, मिली मसाइल को उठाते हैं और बहुत बेबाकी से उठाते हैं, लेकिन जिस अंदाज़ में ये बात कहते हैं उस पर मिल्लत के कुछ लोगों को एतराज़ है। और इस एतराज़ को लेकर के काफ़ी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इनका एक तरह से ऑपरेशन कर दिया गया। इनको एक तरीके से जैसे कि मिल्लत नहीं, ये कोई गैर हैं, इस किस्म के पोस्टर और न जाने क्या क्या चीज़ें आई। तो आज हम बात करना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या सच्चाई है, क्यों इस तरह से आपको पेश किया गया। क्या वाकई जो गोदी मीडिया है या जो नेशनल मीडिया है उसने आपका इस्तेमाल किया और गलत इस्तेमाल किया, या कि ये जो इल्ज़ाम लग रहा है, जो तोहमत है वो गलत है। सच्चाई क्या है हम जानें, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। किसी के बारे में गलत फहमी पैदा हो जाए तो उसको दूर भी होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए कि अगर इंसान अपनी गलती का एतराफ़ कर ले तो मेरे नज़दीक वही आदम है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अल्लाह के नज़दीक इब्लीस भी गुनहगार, नाफरमान और आदम भी नाफरमान। लेकिन आदम इसलिए इंसान बन सके क्योंकि उन्होंने तौबा कर ली, और इब्लीस इसलिए आज भी शैतान है क्योंकि उसने तौबा नहीं की। तो जहाँ गलती हो इंसान को अपनी गलती का एतराफ़ कर लेना चाहिए और सही रास्ते पर आना चाहिए। इन तमाम जो सूरत हाल है इस सिलसिले में हम बात करेंगे ताकि मिल्लत में गलत फहमी दूर हो सके। मिल्लत से अलग रह करके जाहिर है कि कोई शख्स नहीं रह सकता है। अंसार साहब, आपके बारे में बड़ी चर्चाएं, तरह तरह की बातें, गोया कि आप मिल्लत के खैर ख्वाह नहीं, कोई दुश्मन है, और आप टीवी पर जाते हैं महज चंद पैसों के लिए और उसी के लिए आप उल्टी सीधी बात करते हैं। ये जो इल्ज़ाम आप पर लगा, क्या सच्चाई क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो मैं एक बात आपको बता दूं कि टीवी पे जाने का ना तो कोई पैसा मिलता है, ना कोई मुआवजा मिलता है। ये जो गलतफहमी उड़ाई गई है ये बहुत गलत तरीके से पेश की गई है। जहाँ तक मिल्लत का सवाल है, हम मिल्लत से अलग नहीं हैं। क्या अगर हम टीवी पे बैठ गए तो मिल्लत से अलग हो गए, और जब हम नहीं बैठे तो क्या मिल्लत में शामिल हो गए? हम 2 साल तक टीवी पे नहीं बैठे तो क्या मिल्लत में शामिल हो गए? कौन लोग फैसला करने वाले हैं? ये लोग कौन फैसला करता है कि कौन मिल्लत में रहेगा, कौन मिल्लत में नहीं रहेगा? इसका हक किसको दे रखा है और किसने हक दिया है उनको? सिर्फ सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पे प्लानिंग के साथ, चूँकि हमने एक लफ्ज़ कह दिया था, उस लफ्ज़ से पूरे हिंदुस्तान का जो हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल खड़ा किया। क्या लफ्ज़ था? मैंने लफ्ज़ ये कह दिया था कि बात आई थी ओवैसी की, तो मैंने ये कहा कि वो जो भी बोलते हैं उससे बेनिफिट बीजेपी को क्यों होता है। बस ये लफ्ज़ मेरा बोलना गुनाह हो गया। क्या गलत बोला था मैंने? आज भी तो वही हो रहा है, आज पूरी दुनिया। तो मतलब इसके पीछे क्या ओवैसी हैं? बिल्कुल 100% उनके जितने चाहने वाले हैं। मैंने दिल्ली पुलिस में जो कंप्लेन की थी, आप ताज्जुब करेंगे डॉक्टर साहब, 5,500 फ़ोन कॉल मेरे पास, मुझे जान से मारने की धमकी के आए। सिर्फ ये कि टीवी में मत बैठो। चलो हमने बैठना छोड़ दिया, अब जो लोग बैठ रहे हैं उनसे क्या मिल्लत को फ़ायदा हो रहा है? और फिर हम तो एक बात जानना चाहते हैं कि टीवी पे बैठ करके कोई एक लफ्ज़ तो बताए जो मैंने मिल्लत के ख़िलाफ़, देश के ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, हिंदू मुस्लिम के ख़िलाफ़ अगर कोई बयान आया हो हमारा तो वो बताएं ना। सिर्फ खाली है कि टीवी पे मत बैठो। चलो हमने बैठना बंद कर दिया और जो लोग बैठ रहे हैं उन पर तो कोई पाबंदी नहीं, तो हमारे ऊपर क्यों? हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया?
क्या हमारे ख़ानदान से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है? क्या हम MP MLA नहीं हैं? हम गरीब घर से आते हैं तो हम बैठ नहीं सकते? हम तरक्की नहीं कर सकते? क्यों? आखिर क्यों हमारे पीछे ये लोग पड़ गए? उसका रीज़न क्या था? नहीं, उनका कहना ये है, इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि दरअसल जो मिल्लत की तर्जुमानी होनी चाहिए, जो बात रखनी चाहिए, वो आप नहीं रखते। आप मतलब ऐसा बयान देते हैं कि उससे छवि ख़राब हो जाती है कौम की। क्या मतलब क्या क्या ऐसा हो जाता है? क्या मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो कौन सा ऐसा बयान है जिससे कौम की छवि ख़राब हो गई। कोई एक बयान तो बता दें, मैंने क्या बयान दिया है? तो वो हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। खाली एक टेलीफोन दुबई से आ रहा है मेरे पास, एक टेलीफोन पाकिस्तान से आ रहा है मेरे पास, एक श्रीनगर से आ रहा है टेलीफोन। आप टीवी बंद बैठिए, टीवी बैठोगे गोली मार देंगे। पर ऐसा मैंने क्या कह दिया? कोई एक बयान तो बताओ जो मिल्लत के खिलाफ गया हो। तो ओवैसी पर ही शक हो गया कि ओवैसी ही जो है वो आपको इस तरीके से कर रहे हैं? नहीं, देखिए, शक इसलिए गया है कि हमें जो टेलीफोन आते थे वो लफ्ज़ सेम होते थे। अगर 5,500 फ़ोन कॉल मेरे पास आए हैं तो 3,000 फ़ोन कॉल वही लफ्ज़ थे। जो गालियाँ RSS के लोग देते थे वही गालियाँ ओवैसी के लोग देते थे। मतलब आप जो है RSS की तरफ से भी गाली खा रहे हैं और ओवैसी की तरफ से भी गाली खा रहे हैं, और ओवैसी की वजह से मिल्लत की तरफ से भी खा रहे हैं गाली। सबसे बड़े कमाल की बात तो ये है, जबकि हमारा कहीं कोई कसूर नहीं। जो और आम लोग बात करते थे वही बात हम करते थे। अब अगर टीवी वाले बुला रहे हैं, एक बात डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि मैं वो आदमी हूँ कि मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो। हमने ना तो कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट किया, जो हक बात रही वो हमने बात कही, वो चाहे किसी की तरफ से रही हो, हमने हक बात कही। अब उसमें अगर आदमी कुछ भी कह दे कि साहब आप इसकी तरफ से बोल रहे हो, उसकी तरफ से बोल, मुझे तो ये कहा गया कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। हाँ, मुझे ये कहा गया। हमें तो बीजेपी वालों से कोई लेना देना नहीं है हमारा। नहीं, उनका कहना है लोगों का कि क्या ज़रूरी है कि हर बात पर आप जो है पिल पड़ें, हर बात पर आप चले जाएं, हर बात पर आप बयान दें। क्यों आप बयान दें? मतलब ऐसा कहना है उन लोगों का मेरे ख्याल से कि जो कभी नहीं बोलते। देखिए, अगर मॉब लिंचिंग होगी तो हम बोलेंगे, हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ आएगा तो हम बोलेंगे, हमारी कौम के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ आएगा तो हम बोलेंगे, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात आएगी तो हम बोलेंगे। इसमें चाहे आदमी हमें बुरा कहे या भला कहे। हम तो एक बात जानते हैं कि एक लफ्ज़ कोई मुझे बता दे, सोशल मीडिया पे इतना हंगामा किया गया, इतना पैसा मिलता है, इतना पैसा मिलता है। हम तो एक बात आपके चैनल पे, एक मरतबा मैं चैनल पे चैलेंज कर चुका हूँ और आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अकाउंट चेक कर लो ना, कैश तो देते नहीं है वो, आप अकाउंट चेक कर लो ना, कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, उससे तो क्लियर हो जाएगा ना। आप चैनल वालों से पता कर लो। ये मतलब ये है क्या कि अपने ही लोगों को टांग खींचते हैं? ये मतलब ये हमें तो लग रहा है कि बिला वजह जो है। असल में डॉक्टर साहब बात यह है कि ये वो लोग हैं जो अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। इनके घर में तो खाने को नहीं है, मोबाइल मिल गया, एक साइट से जुड़ गए, ग्रुप पे चला दिया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2 साल पहले रमज़ान शरीफ के महीने में एक डिबेट थी आज तक पे, उसमें हम थे और नमानी साहब थे। बात आई गाय की, तो मैंने एक हदीस पढ़ी कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। ये लफ्ज़ मैंने आज भी नेट पे पढ़ा हुआ है। ठीक है। ग्रुप पे चलाया गया कि मौलाना अंसार रज़ा ने कहा है कि गाय के मूत में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। 2 साल पहले रमज़ान शरीफ में मैं ईद की नमाज नहीं पढ़ सका, इतने टेलीफोन मेरे पास आए। अफ्तार कर रहे तो टेलीफोन, तरावी में जा रहे तो टेलीफोन कि तूने ऐसा कह दिया, तूने ऐसा कह दिया। जब लाइव चलाया गया उसको सोशल मीडिया फेसबुक पे, तो कोई जामा मस्जिद से एक फ़ोन कॉल मेरे पास आया, तो उन्होंने कहा आपने ऐसा बोला है। अफ्तार का वक्त आज़ान होने वाली थी। मैंने कहा भाई साहब मैं अफ्तार कर लूँ, फिर उसके बाद बात करूँ आपसे। अफ्तार के बाद फिर उनका कॉल आया। मैंने कहा आप नेट पे बैठिए और ये साइट खोलिए और फिर देखिए मैंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं आपको, आप बयान दीजिए। मैंने कहा बयान मैं नहीं दूंगा, आप नेट खोलिए और उस पर देखिए मैंने कहा कि दूध का है या मूत का है। ये ओवैसी के लोग कर रहे थे हमारे साथ।
इतनी बड़ी बात, दूध को मूत बना दिया और पूरी दुनिया में चला दिया मेरे नाम से कि उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि मौलाना अंसार रज़ा ने कहा है कि नबी ने फरमाया कि गाय के मूत में शिफा है। यार अब बताओ, बोल सकता है आदमी ये बात? नहीं तो आपने फिर डिफेंड क्यों नहीं किया? क्यों आप किसको डिफेंड करूं? कौन सुनने वाला है? किसको डिफेंड करूं? किसको जवाब दूं? मैंने खामोशी बेहतर समझी, क्योंकि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है खामोशी हज़ार चीज़ों को दबा देती। मैं खामोश हो गया। टेलीफोन तो आज भी आते हैं मेरे पास, क्या कर सकते हैं उसके लिए? हम तो एक बात मिल्लत से पूछना चाहते हैं कि जब तक हम टीवी पे नहीं बैठे, जो और मुसलमान बैठ रहे थे जो दाढ़ी टोपी वाले नहीं हैं, वो तो ऐसा ऐसा बयान देते हैं कि पूरी कौम गड्ढे में चली जाती है। उन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? आखिर हमारे ऊपर क्यों? भाई 2 साल हम नहीं बैठे तो और लोग तो बैठ ही रहे थे ना। वो तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि अभी हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो जाए। हमने तो कभी हिंदू मुसलमान के झगड़े वाली बात ही नहीं की। हमने हमेशा मिल्लत की बात की, हमेशा देश की बात की हमने। लेकिन मसला ये है कि एक गरीब आदमी को उठता हुआ देखना नहीं चाहते ये लोग। हम साफ गो आदमी हैं, हमें कतई जान की परवाह नहीं है। जिसको गोली मारना हो वो गोली मार दे, लेकिन जो बात हक है वो हम बोल के रहेंगे। और हमने ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट किया, ना कभी देश के खिलाफ हमने कोई बयान दिया, ना कभी हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दिया, ना मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान दिया। तो अंसार रज़ा का ना तो आरएसएस से कोई ताल्लुक़ है, ना बीजेपी से ताल्लुक़ है, ना देश के जो गद्दार लोग हैं उनसे ताल्लुक़ है, मिल्लत से ताल्लुक़ है आपका। लेकिन मिल्लत आपको सपोर्ट नहीं कर रही। आप इतना अच्छा बोलते हैं तो फिर आपके साथ मिल्लत क्यों नहीं आ रही? क्या उनको गुमराह किया जा रहा है? क्या है? देखिए डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता ये मिल्लत के ठेकेदार हैं कौन, ये मुझे नहीं पता। सुन लीजिए, मुझे नहीं पता ये मिल्लत के ठेकेदार हैं कौन, कैसे कैसे बयान। देखिए, अगर हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सपोर्ट नहीं किया तो मैं गुनहगार हूँ। मैंने नहीं सपोर्ट किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। मैंने इसलिए सपोर्ट नहीं किया कि मैंने कहा कि कुछ मसले इस्लाम ने ऐसे कहे हैं कि जो खामोशी से रखे जाए, उन्हें उजागर ना किया जाए। हमने एतराज़ किया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक बयान पर कि जब उन्होंने कहा कि मर्द गोली मार देगा अगर तलाक नहीं देगी, औरत कम अकल होती है। जब इस तरह के बयान, उसको बीजेपी ने हाईलाइट किया। हर टीवी डिबेट में भाजपा का प्रवक्ता यही कहता था कि मुसलमानों की नज़र ये है औरत की, मुसलमानों के नज़र में ये है औरत की पोजीशन कि कम अकल होती है, गोली मार देगा कोई। हमने इसका सपोर्ट नहीं किया, नहीं सपोर्ट किया हमने कि ये बातें अवाम में लाने की नहीं थी। क्या ज़रूरत थी आपको ये बात कोर्ट में पेश करने की? सही। हम जो कोर्ट में हारे हैं वो इसी लफ्ज़ से हारे हैं, इसी लफ्ज़ से हम हारे हैं कोर्ट में कि ये औकात है वो मुसलमानों में औरतों की। इसका हमने विरोध किया तो मैं गुनहगार हूँ। मैंने बोला कि ये गलत बयान थी, ये नहीं देना चाहिए था। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो कुछ सोशल मीडिया पर चलाया गया, जो भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, एक पूरी साजिश? बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत, एक प्लानिंग के तहत। हम तो डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं डंके की चोट पे कि कोई आदमी, मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, कोई आदमी अगर 1 रुपया कहीं से साबित कर दे तो पूरी ज़िंदगी उसकी गुलामी करूंगा। 1 रुपया कोई साबित कर दे कहीं से भी। हमारा घर कैसे चलता है ये तो कोई देखना नहीं आता, हमारे बच्चों का दाखिला हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो कोई देखना नहीं आता। बिल्कुल। हम किस हालात से गुजर रहे हैं ये तो कोई देखना नहीं आता। बिल्कुल। टीवी पे क्यों आते हो? सही। टीवी पे क्यों बयान देते हो? अरे भाई, हमें इस मुल्क में आज़ादी है, हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, सबको बोलने की आज़ादी है। खाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही आज़ादी है, खाली ओवैसी को ही आज़ादी है, हमें आज़ादी नहीं बोलने की। हम अगर ओवैसी के खिलाफ बोलते तो हम गुनहगार हो गए। अरे ओवैसी कोई खुदा है क्या कि उसके खिलाफ बोल नहीं सकते? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोई खुदा है क्या? नहीं तो आप चुप क्यों हो गए? क्यों? अब यूपी में तो वैसे जा रहे हैं, यूपी में तो बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं हमारा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, वो हमारा ये। हैदराबाद में कितने चीफ मिनिस्टर बना लिए जब से पार्टी कायम हुई है? कितने चीफ मिनिस्टर हैदराबाद में बना लिए? ये तो आज तक बता दें। भाई को तो बचा नहीं पाए अपने, 14 दिन तक सड़ गया जेल में, सगा भाई MLA, उसको तो बचा नहीं पाए। कौम को क्या बचाएंगे ये? नहीं तो फिर आप क्यों ये बात नहीं कहते? मैं तो बोला हूँ ना, मैं तो टीवी में बोला। मैंने बोला कि अपने जो आदमी सगे भाई की हिफाजत नहीं कर सकता, और आज वो इस तरह की बातें जो उत्तर प्रदेश में जाकर के कर रहे हैं, खैर ठीक है, वो पब्लिक जवाब देगी। पश्चिम बंगाल की पब्लिक ने जवाब दे दिया, उत्तर प्रदेश की पब्लिक की जवाब देगी। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है अब।
चंद देखिए, एक बात बहुत बड़ी मैं बोलने जा रहा हूँ आपके चैनल पे, आप चाहे जैसे पेश करें। ओवैसी ने कुछ भटके हुए नौजवानों के दिलों में उलमा के लिए नफरत पैदा कर दी है। वो मौलवियों को, अकेले अंसार रज़ा को नहीं, मौलवियों को गाली देते हैं, पूरी मौलवी बिरादरी को गाली दे रहे हैं वो। ये कुछ भटके हुए नौजवानों के दिलों में मौलवियों के लिए नफरत पैदा कर दी है। यार अकेले आप ही नमाज पढ़ते हैं क्या? आप ही नमाज पढ़ते हैं, आप ही नमाजी हैं क्या दुनिया में? मतलब कहने को जो दिखाते हैं कि रोड पे पढ़ रहे हैं, रोड पे पढ़ रहे हैं, हवाई जहाज में पढ़ रहे हैं। अरे भाई, हवाई जहाज में नमाज पढ़ रहे, फोटो खींचने वाला कौन आया तुम्हारा वहाँ आपके क्यों पास? खींचा? वो क्यों खींचा भाई? आप तो अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह की इबादत तो खामोशी से होती है ना, या दिखावे से होती है? वो तो ख़त्म हो गई। फिर आप रोड पे नमाज पढ़ रहे हो, फोटो खिंचवा करके सोशल साइट पे डाली जा रही है। आप ही बड़े पारसा हो गए, बहुत बड़े वली हो गए आप। हैदराबाद में जाकर के सुनो उनके बारे में कि अभी एक किताब आ रही है, 15 मिनट मुझे दे दो, एक किताब आ रही है अभी, वो देख लीजिए आप क्या कारनामे लिखे हैं उनके बारे में। अच्छा, मैं अभी किताब का नाम आपको बता रहा हूँ, 15 मिनट मुझे दे दो, ये किताब आ रही है, इन्हीं के पार्टी के बंदे ने लिखी है, वो आने वाली है मार्केट में, आप पढ़ लेना उसको। मैं सारा ऐसे ही थोड़ी बोल रहा है, हम लोग को जो स्टडी की होगी, और फिर हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। हमारी दुश्मनी सिर्फ इस बात से है कि आप जो बयान देते हो ना, उससे कौम भड़कती है, और इस वक्त भड़काने की ज़रूरत नहीं है। कौम को बहुत मुसीबत में है कौम। वो तो इल्ज़ाम आप पे मतलब लगाते हैं, मतलब ऐसे उनके लोग तो वो लगाएंगे ना, इसलिए कि हम चूँकि जवाब दे रहे हैं उनको कि वो काम आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि जा करके लड़ जाओ किसी से, हमने तो जा करके नहीं कहा कि फला आदमी बुरा है। वो तो नफरत पैदा करवा रहे हैं लोगों के दिलों में। आप ये बताइए, आपकी सियासी पार्टी है, रहे ना, कौन रोक रहा है? लेकिन आप मुल्क को बांटने की कोशिश मत कीजिए। मुसलमान बहुत पिसा हुआ है हिंदुस्तान का, बहुत मुसीबत के दौर से गुजर रहा है देश का मुसलमान, और इस वक्त उसे सहानुभूति की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, भड़काने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो काम करना है आप खामोशी से कीजिए ना भाई। हम तो एक बात पूछते हैं, अंसार रज़ा अगर अच्छे हैं, अंसार रज़ा ईमानदार हैं और हक गोई से अपनी बात कहते हैं, तो फिर क्यों 2 साल से नहीं गए? क्यों डर गए? क्यों पीछे क्यों बैठ गए? देखिए, मैं डर के नहीं बैठा। मैंने कहा अगर लोगों को इसी में सुकून मिलता है तो चलो भाई, मैं घर में बैठा हूँ। अच्छा, इसलिए भाई बुरा नहीं लगना चाहिए आदमी को। चलो भाई ठीक है, हम हट गए। अब हमारे बात, अब फिर कैसे कैसे बयान आए, उस पर तो कोई एतराज़ नहीं हुआ ना। हम पे ही एतराज़ क्यों, जबकि हमने तो कोई खिलाफ बयान भी नहीं दिया किसी का। हम ही पे एतराज़ क्यों था? फेसबुक पे चलाया जा रहा है, ट्विटर पे चलाया जा रहा है, इंस्टाग्राम पे चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, पोस्टर बना करके भेजे जा रहे हैं, फ़ोटो हमारा बड़ा बड़ा छापा जा रहा है कि ये बिकाऊ मौलवी, ये बिकाऊ मौलवी। ये किसकी ताकत है यार ख़रीदने की? किसके बाप में ताकत है? किसके पास इतना पैसा जो अंसार रज़ा को ख़रीद लेगा? क्या गोदी मीडिया हो, क्या नेशनल मीडिया हो, क्या कोई आदमी हो? डॉक्टर साहब, मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं सूखी रोटी खाना पसंद करूँगा, लेकिन किसी के हाथ अपना ईमान बेचने को तैयार नहीं हूँ मैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या ना हो। तो मतलब इल्ज़ाम वो लोग लगा रहे हैं जो ईमान बेच चुके हैं। जो ईमान बेच चुके हैं, बिल्कुल। अगर ईमान नहीं बेचा होता तो फिर एक मोमिन को बगैर सोचे समझे, एक मुसलमान को बगैर सोचे समझे टारगेट किस लिए किया जा रहा है? कुछ हमारे बारे में पता तो करते। आपसे किसी ने राब्ता नहीं किया? कोई राब्ता नहीं, सिर्फ जान से मारने की धमकी। कि मतलब बात करते आपसे, मुलाकात करते, कुछ भी नहीं, क्या है, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ उठा कर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। और ऐसा नहीं कि खाली हिंदुस्तान में, दुबई से भी, कतर से भी, रियाद से भी, श्रीनगर से भी, पाकिस्तान से भी, सब जगह से एक साजिश आपके खिलाफ। बिल्कुल एक साजिश रची गई है, और वो हिंदुस्तान से ही, वो यहीं से रची गई है। वो कोई बाहर का थोड़ी आएगा। हमने बाहर वालों को क्या बिगाड़ा है? हमने बाहर वालों का क्या बिगाड़ा है? तो आप जाएंगे कि नहीं? नहीं, देखिए, हमने एक बात का अहद किया है कि हम मजहबी किसी मामले पर डिबेट नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे कि हाँ, अगर कोई मुद्दा ऐसा आता है जो हमारे इस्लाम पे अटैक हो रहा है, कौम पे अटैक हो रहा है, देश पे अटैक हो रहा है, तो हम जाएंगे। अब हमसे बार बार एक बात कहा जाता है, सवाल पूछा जाता है कि साहब, ओवैसी साहब कह रहे मस्जिद वहीं बनेगी। अब इसका क्या जवाब दूँ मैं? आप बताइए मुझे। या जो लोगों को भड़काया जा रहा है, भाई दिल में तो मस्जिद है जहाँ एक बनेगी, तो फिर जब फैसला आया था तो फिर क्यों मान लिया? क्यों मान लिया? और फिर हम तो एक बात ओवैसी साहब से एक बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो सुने
उनके वालिद साहब ने इनको वकील जानते हो क्यों बनाया था? बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए। वाकई? हाँ, आप पूछिए ना ओवैसी साहब से। उनके वालिद साहब ने सिर्फ इनको वकील बनाया था बाबरी मस्जिद का केस लड़ने के लिए। और मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूँ, एक तारीख बता दीजिए जिस दिन वो कोर्ट में खड़े हुए हों। एक मरतबा बता दीजिए ना, खाली बयान ही देते रहते हैं टीवी पे। कभी खड़े हुए अदालत में जाकर के कोई सबूत लेकर के खड़े हुए? आज चिल्लाने से क्या होता है? सिर्फ कुछ नौजवानों को भड़काने के लिए। तो मतलब ये आखिर में कि ये जितना सब कुछ हो रहा है आप खिलाफ, इसके पीछे ओवैसी हैं कहने को? ओवैसी भी हों, कुछ और लोग भी हैं जिनको हमसे ये तकलीफ है कि आगे क्यों बढ़ रहा है। ओह, उनको भी तकलीफ है। मतलब उनको ये भी डर है कहीं ये ना पार्टी बना लें, ये भी ऐसा? अरे पार्टी नहीं, हमारे पास देखिए वक्फ बोर्ड के बेचने का पैसा तो है नहीं कि मैं पार्टी बना लूँ। अच्छा, लोगों की ज़मीनें हड़प करके मैं पैसा तो रखा नहीं मेरे पास कि मैं पार्टी बना करके पूरे हिंदुस्तान में चुनाव बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन समझ रहे? नहीं तो आएगा साहब, सामने आएगा। अच्छा, वो जो किताब आ रही है सब आएगा उसमें। अच्छा, हमारे पास ज़मीनें बेचने का, दूसरों पर जुल्म करने का वो पैसा तो मेरे पास है नहीं। हम तो कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, रज़ाक रब है वो हमें दे रहा है। हम तो एक बात अपने हमदर्दों से कहना चाहते हैं, हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं। बहुत अच्छा, आप ज़बान ख़राब मत करो अपनी, हमारे घर आकर के देखो। ये सही बात। हमारे घर आकर के देखो ना, हम किस पोजीशन में रह रहे हैं, हमारी आमदनी के ज़राए क्या हैं, हम अपने बच्चों को पैसे पेट पाल रहे हैं, वो आकर के पहले एक बार देखो ना। एक बंदा है ओखला का, वो एक मरतबा भिड़ गया हमसे एक चैनल के बाहर। ठीक है ना, बहुत वायरल हुआ था। वो भिड़ गया, नाजायज़ तरीके से भिड़ा, कुछ गुंडे लेकर के आ गया वो कि तुमने शाहीन बाग करके तकरीर क्यों नहीं की? अरे भाई, हम अपने इलाके में कर रहे हैं, हर आदमी अपने अपने एरिया में कर रहा था। हम लोगों ने बहुत बड़ा जुलूस निकाला अपने एरिया में जहाँ हम रहते हैं, ठीक बात, पूरा मीडिया में छपा। अब कोई ज़रूरी कि मैं शाहीन बाग जा करके खड़ा हो जाऊँ? उस पर बहस हुई, मीडिया में ये चलाया गया कि मौलाना अंसार रज़ा के घर पे हमला कर दिया। देखो इतना बड़ा मकान है, इतने बड़े बंगले में रहते हैं, और ये देखिए 2500 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अरे झूठ आप देखिए ना उस पर सोशल मीडिया पर कि इतना बड़ा बंगले में रह रहे हैं, देखिए साहब वहाँ जा करके किसी ने हमला कर दिया है, गुंडों ने हमला कर दिया, ये देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वीवीआईपी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सब आपके खिलाफ बिला वजह का। और हम एक बात और आपके चैनल से कहना है, मैं देश के मुसलमानों से, देशवासियों से मैं एक कहना चाहता हूँ, अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई है तो हम गलती का एतराफ़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बताए तो, लेकिन मुझे पता तो चले कि हमने गलती क्या की है, हमने गुनाह क्या किया है, वो तो कोई हमें बताए। हम तौबा करने के लिए भी तैयार हैं, हम तो आज भी, और तौबा आदमी को करना भी चाहिए। हम लोग तो डेली तौबा करते हैं। अब हवाई जहाज़ में बैठ करके तौबा करके फ़ोटो खिंचवाने की आदत तो मुझे है नहीं, तो बहरहाल रोड पे मुसल्ला बिछा करके खड़े होकर तौबा करने की आदत तो मुझे है नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा सामने देखिए इबादत कर रहा हूँ। वो सब आदत हमारे अंदर नहीं है। तो बहरहाल ये थे मौलाना अंसार रज़ा साहब, जिन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई गलत फहमी है तो हमारे घर आकर के हमारे बारे में जान सकता है, और अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो वो बताया जाए, हम उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म साजिश हुई है, प्रोपगंडा किया गया और हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि मैंने 2 साल तक टीवी से ख़ुद को अलग रखा, लेकिन क्या इस दौरान टीवी पर लोग नहीं गए, और क्या उन्होंने वाकई बिल्कुल सच बातें कहीं, और अगर नहीं कहीं तो फिर उन पर उंगली क्यों नहीं उठती। आज मुझे लगा था कि मैं अंसार रज़ा साहब से बाकायदा बात करूं ताकि गलत फहमी दूर हो। एक शख्स कि जिसके बारे में लोग घर के बारे में नहीं जानते, सिर्फ टीवी पर चेहरा देखते हैं, कोई वाह वाह करता है तो कोई उसके ख़िलाफ़ साजिश करता है। तो बहरहाल मुझे लगा था कि बात की जाए, और बड़ा अच्छा जवाब मौलाना अंसार रज़ा साहब ने दिया। हम उम्मीद करते हैं कि गलत फहमी दूर होगी, और गलत फहमी दूर होनी चाहिए। किसी पर उंगली उठाने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। जब हम जान जाएंगे फिर हम बात करने के हकदार होंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर किसी बड़ी शख्सियत से मिलेंगे। शुक्रिया।